नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी, मस्जिदों से ऐलान 10 जून को इस्लामिया ग्राउंड पहुंचे। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा पर भड़के सीएम अशोक गहलोत, कहा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अर्थव्यवस्था को लेकर गलत बयानी कर रहे नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्रालय, मैं लेख लिख कर बताऊंगा सच, बीजेपी नेता का सरकार पर हमला। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुस्लिम वोटों को लेकर अलर्ट हुए अखिलेश यादव, एक हफ्ते में 3 मोर्चे पर दिखे एक्टिव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मसलों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते रहे हैं, और इस बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि घर का पता कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं होता है। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर सीधे तौर से केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता। देश में महंगाई बढ़ गई है और लोगों की कमाई कम हो रही है। महंगाई को लेकर राहुल का केंद्र सरकार पर तंज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके घेरने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी, मस्जिदों से ऐलान 10 जून को इस्लामिया ग्राउंड पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब पर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज में मस्जिदों से नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए 10 जून को प्रदर्शन के लिए इस्लामिया ग्राउंड पहुंचने की अपील की गई है। और आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने बृहस्पतिवार को भाजपा से पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी के मामले में अपनी प्रवक्ता को पद से हटाने की मांग की थी। कार्रवाई न होने पर उन्होंने 10 जून को जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। जामा मस्जिद में शहर इमाम मुफ्ती खुर्शीद ने मांग की है कि आरोपी भाजपा प्रवक्ता पर फौरन कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा ने 8 दिन में कार्रवाई की मांग की है। शहर की दूसरी मस्जिदों में भी आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस खान, नदीम खान, मुनीर इदरीसी और इसी के साथ कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने प्रदर्शन में भाग लेने का ऐलान किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा पर भड़के सीएम अशोक गहलोत, कहा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा बदले की भावना के साथ काम कर रही है। ईडी की ओर से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी होने पर भड़के अशोक गहलोत ने कहा कि सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने इस बारे में 3 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि पहले से ही अदालत में चल रहे केस में ईडी द्वारा नोटिस देना सत्ता का दुरुपयोग कर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे विपक्ष के दमन की पराकाष्ठा है। ऐसे नोटिस श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी को तानाशाही सरकार के खिलाफ आम आदमी की आवाज उठाने से नहीं रोक सकते। इसके बाद उन्होंने कहा कि इन अखबारों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों पर आक्षेप लगाकर एनडीए सरकार कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। अपने तीसरे और अंतिम ट्वीट में सीएम गहलोत ने कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड एवं कौमी आवाज अखबार शुरू किया, जिनका आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान रहा। आजादी के बाद महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवजीवन अखबार शुरू किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अर्थव्यवस्था को लेकर गलत बयानी कर रहे नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री, लेख लिख कर बताएंगे सच, बीजेपी नेता का सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते रहे हैं और अब उनका एक ताज़ा ट्वीट फिर से चर्चा में आ गया है। दरअसल मोदी सरकार का दावा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया भर में तेजी के साथ बढ़ रही है, और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस दावे पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने शनिवार को एक ट्वीट में कहा कि मोदी और वित्त मंत्री ऐसा क्यों कहते रहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के दावे फर्जी थे। इस तरह के झूठे दावे भारत की वैश्विक साख को ठेस पहुंचाते हैं।
मैं लेख लिखकर इसका सच बताऊंगा। बता दें कि जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, उसके चलते सोशल मीडिया पर भाजपा IT सेल द्वारा उन्हें ट्रोल भी किया जाता है। इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी कई बार सवाल भी खड़े कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ होने वाले ट्वीट पर उन्होंने बीते दिनों एक ट्वीट में कहा था कि PM मोदी के पास अंधभक्त एम्प्लॉय हैं जो पैसे के बदले मुझे अपशब्द वाले ट्वीट करते हैं और वही मैं अपने ट्वीट खुद करता हूं। यही मुझ में और उनमें फ़र्क है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुस्लिम वोट को लेकर अलर्ट हुए अखिलेश यादव, एक हफ्ते में 3 मोर्चों पर दिखे एक्टिव। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा जिसे पड़ेगा उसकी चुनाव में बल्ले बल्ले है। इस बात को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं और इसीलिए इन दिनों मुस्लिम वोटों को लेकर अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि दूसरे विपक्षी दलों की नजर भी इस 20% वोट बैंक पर है। ऐसे में अखिलेश यादव के सियासी कदम को देखें तो एक सप्ताह में 3 मोर्चे पर मुस्लिम वोटों को अपने साथ सधे रखने के लिए एक्टिव वो दिख रहे हैं। पूर्व मंत्री कपिल सिब्बल और जावेद अली खान को एक बार फिर से राज्यसभा में भेजने के फैसले से सपा के मुस्लिम चेहरा आजम खान की नाराजगी को दूर करने की कवायद करते अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। वहीं सपा के अल्पसंख्यक सम्मेलन में मुसलमानों को बीजेपी के नैरेटिव में नहीं फंसने की हिदायत भी दे रहे हैं। इस तरह से अखिलेश यादव 2024 के चुनाव के लिए मुस्लिम वोटों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को अल्पसंख्यकों से बीजेपी किसी एजेंडे में नहीं फंसने की हिदायत दी और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छोटे दलों पर दबाव डाला जा रहा है। महाविकास अघाड़ी के पास ईडी नहीं, राज्यसभा चुनाव को लेकर राउत का बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग से पहले राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले शनिवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि चुनाव के लिए बीजेपी छोटे दलों के विधायकों और निर्दलीय विधायकों पर दबाव बना रही है। विश्वास जताते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना राकांपा कांग्रेस गठबंधन अभी भी 6 में 4 सीटें जीतेगा। राउत ने कहा कि बीजेपी को अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। राउत ने कहा कि बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये पूरी तरह से निर्दलीय और छोटी पार्टियों पर निर्भर है। उन पर दबाव बनाया जा रहा है और हमें इस बारे में सारी जानकारी मिल रही है। संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी भी चुनाव लड़ रही है, चुनाव को गंभीरता से लें, हमारे पास केवल ईडी नहीं है। राउत ने कहा कि बीजेपी को चुनाव में पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसके बजाय इसे सामाजिक कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कानपुर बवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि जिस चीज़ में सरकार को फायदा वो सरकार बहुत जल्दी करती है। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में हुए बवाल पर राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, हो जाता है, जब सरकार चाहेगी तो हो ही जाता है। सरकार एक बड़ी चीज़ है, सरकार पंजाब में भी कराएगी, कश्मीर में भी कराएगी। जिस चीज़ में सरकार को फ़ायदा होता है वो सरकार बहुत जल्दी करा लेती है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की बैठक के दौरान उन्होंने ये बातें कही। कर्नाटक में अपने ऊपर हुए हमले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि स्याही कहकर वो झूठ कह रहे हैं, वो तो हमले करें, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, वहाँ पर उन पर रिपोर्ट दर्ज हुई, वो सारे जेल में बंद है। वो तो बीजेपी पार्टी के लोग थे जो पकड़े गए। हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हम तो जहाँ पर जाएं वहाँ जो प्रदेश सरकार की सुरक्षा रहती है वो रहे। उन्होंने कहा कि मुझे पहले भी जान से मारने की धमकियां दी गई हैं, कुछ नहीं हुआ। इस मामले में प्रशासन को कम से कम 17-18 एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बड़ी संख्या में लोग कर रहे पलायन, कश्मीर की स्थिति को लेकर पूरा देश चिंतित। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर कहा कि कश्मीर की स्थिति को लेकर पूरा देश चिंतित है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इनकी सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द कुछ जरूरी कदम उठाए। कश्मीरी पंडित बड़ी संख्या में घाटी से पलायन कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत समय के बाद वो एक उम्मीद के साथ गए थे। त्यागराज स्टेडियम में तिरंगा सम्मान समिति के स्वयंसेवकों को संबोधित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री केजरीवाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान जान है और तिरंगे से देशभक्ति जागती है। दिल्ली में 15 अगस्त तक 500
तिरंगे लग जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं जम्मू कश्मीर में हो रही हत्याओं को लेकर मोदी और शाह इस्तीफा दें, आम आदमी पार्टी नेता का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने जम्मू कश्मीर में कुछ निश्चित समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। हर्षदेव सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से प्रदेश के हालात विस्फोटक स्थिति तक पहुंच चुके हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी नेता हर्षदेव सिंह ने पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में एक स्कूल शिक्षक, बैंक प्रबंधक और एक मजदूर की हत्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र का छद्म शासन जम्मू कश्मीर की स्थिति से निपटने में पूरी तरह विफल रहा है और मौजूदा हालात 1990 के दशक की शुरुआत से भी बदतर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर को हिंसा के भंवर में बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का शासन बाहरी नौकरशाहों को सौंप दिया गया है, जिन्हें मौजूदा हालात की कोई चिंता नहीं है। हर्षदेव सिंह ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक प्रतिक्रिया के निष्क्रिय होने के साथ ही राजनीतिक दलों को बदनाम और हतोत्साहित किया जा रहा है और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लोगों की आवाज़ों को दबा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम पैकेज के कई कर्मचारी घाटी से लौटे जम्मू, कहा कश्मीर में भयानक वातावरण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिर से पलायन की घटनाएं जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं और भाजपा चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में नौकरी पाने वाले कई कश्मीरी पंडित अपने परिवार के साथ वापस लौट चुके हैं। उनका कहना है कि हाल में आतंकवादियों द्वारा लक्षित कर की गई हत्याओं के कारण घाटी में डर का माहौल व्याप्त है। पंडित समुदाय के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ सप्ताह में कश्मीर में उन्होंने किराए के घरों में रहकर रात गुजारी और अब जम्मू के बाहर इलाके में स्थित जगती कस्बे में पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत चयनित होने के बाद लगभग 4000 विस्थापित कश्मीरी पंडित घाटी में विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। इस पैकेज की घोषणा 2008 में की गई थी और इसे 2 मुख्य बिंदु इसमें थे: 6000 युवाओं को रोजगार देना और भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए 6000 आवासीय इकाइयों का प्रावधान करना। बाकी बची 2000 नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है और 4000 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जबरदस्त पलायन की खबरें सामने आ रही हैं, जहां से आपको बता दें कि कश्मीर में दोबारा भयानक का माहौल बताकर जो लोग कश्मीर में एक तरीके से बसाए गए थे वो वहां से वापस, जो कश्मीरी पंडित हैं वो वापस जम्मू लौट रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मौलवियों ने की शांति बनाए रखने की अपील, सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा नेत्री की हो गिरफ्तारी। जी हाँ दोस्तों, कानपुर शहर में भाजपा नेता नुपुर शर्मा के मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर शुक्रवार को बवाल हो गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस से झड़प के बाद हिंसा भड़क गई। भीड़ जुटने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया। इसके हालात तनावपूर्ण हो गए और इलाके में जमकर पथराव फायरिंग भी हुई। वहीं कानपुर कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना ने बताया कि बाजार बंद को लेकर 2 समुदाय के बीच हुई झड़प के मद्देनजर 18 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं डीएम नेहा शर्मा ने कहा कि स्थिति अब कंट्रोल में है, पत्थरबाजों पर कार्रवाई की जा रही है, साथ ही साजिश करने वालों की पहचान की जा रही है। शहर में बवाल होने से पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है, साथ ही पुलिस की धरपकड़ और छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इसके अलावा पीएसी के जवान भी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वैसे पुलिस और पीएसी पर भी पत्थरबाजी की गई थी। सूत्रों के अनुसार पुलिस बवाल के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी की तलाश में जुटी है। कानपुर बवाल पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव ने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नगर में रहते हुए पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता से भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान से कानपुर में जो अशांति हुई है उसके लिए भाजपा नेता को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की भी अपील अपने उस ट्वीट में की। आपको बता दें कि बवाल में दोनों पक्षों की तरफ से पत्थरबाजी, बमबारी और गोलीबारी की गवाह सड़कें और गोलियां थी। यहां हर जगह ईंट, जूता, चप्पल, बोतलें आदि बिखरे पड़े थे और घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशों पर सड़क पर
बिखरे ईंट पत्थरों को नगर निगम कर्मियों द्वारा हटाया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी पर मोहन भागवत के बयान से कई नेता नाराज। चक्रपाणी महाराज ने कहा माफी मांगे, ओवैसी ने जताई आशंका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जारी बहस के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी उबाल आना शुरू हो गया है। चक्रपाणी महाराज से लेकर ओवैसी तक ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने कहा कि राम मंदिर में मोहन भागवत और संघ को कोई योगदान नहीं रहा और उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत को अपना बयान वापस लेना चाहिए। मौलाना मदनी विदेशी आक्रांताओं के साथ है, क्या मोहन भागवत भी विदेशी आक्रांताओं के साथ हैं? वहीं भागवत के बयान पर ओवैसी ने कहा कि ज्ञानव्यापी पर भागवत के भड़काऊ भाषण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबरी के लिए एक आंदोलन ऐतिहासिक कारणों से जरूरी था। दूसरे शब्दों में आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं किया और मस्जिद के विध्वंस में भाग लिया। क्या इसका मतलब ये है कि वो ज्ञानव्यापी पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे? वहीं भागवत के बयान पर कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने कहा कि भागवत जी का जो बयान है उन्होंने अपने पार्टी के वर्कर्स के लिए दिया है। वो जानते हैं कि ये प्रॉब्लम उनके पार्टी वर्कर्स की है, भारत की जनता की नहीं है। भारत की जनता सब कुछ अच्छे से समझती है और पहचानती है। वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को समझाएं कि आज देश की अखंडता और एकता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बार बार देश को दूसरे मुद्दों पर डाइवर्ट करना देश के लिए हानिकारक है। आज फूड प्राइस, फ्यूल प्राइस, बेरोजगारी, यूथ डेवलपमेंट, SC ST OBC का उत्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। वहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर जारी बहस के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि ज्ञानव्यापी का एक इतिहास है जिसे हम बदल नहीं सकते। हमें रोज एक मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना है, झगड़ा क्यों बढ़ाना है? भागवत ने कहा कि ज्ञानव्यापी का मुद्दा है, वो इतिहास हमने नहीं बनाया है, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया है, न आज के मुसलमानों ने बनाया है। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथों आया और उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोबल तोड़ने के लिए देव स्थान तोड़े गए। हजारों हैं ये मामले उठते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा पहुंचे नितिन गडकरी, बोले NH 44 की हालात देखकर हुई निराशा, 14 जून को उच्च स्तरीय बैठक को बुलाया। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एथेनॉल भविष्य का ईंधन है। ये न केवल पर्यावरण संरक्षण का मुख्य आधार है बल्कि ये काफ़ी सस्ता भी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में ग्रीन हाइड्रोजन आवश्यकता बन चुकी है और वो खुद इसी गाड़ी का प्रयोग करते हैं। वो 100% बायो एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ी लेने के लिए प्रयासरत हैं। उनका लक्ष्य है कि एथेनॉल अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ रुपए तक ले जाया जाए, जिसकी पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। और केंद्रीय मंत्री गुरुवार को हरियाणा के सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी राय स्थित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन के पहले दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यूपी के नेताओं की सैंपलिंग, पार्टी कार्यालय पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लखनऊ में स्थित पार्टी के राज्य कार्यालय में शुक्रवार को 1 दर्जन नेताओं और कार्यकर्ताओं के सैंपल लिए गए। प्रियंका गांधी बुधवार को यहां आयोजित नव संकल्प शिविर में हिस्सा उन्होंने लिया था और शिविर के दौरान प्रियंका गांधी ने अन्य नेताओं के साथ मंच साझा किया था और कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लखनऊ स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने कांग्रेस कार्यकर्ता में उन सभी लोगों के नमूने लिए जो सीधे प्रियंका गांधी के संपर्क में थे। जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी योगेश रघुवंशी ने बताया कि हमारी टीम कांग्रेस कार्यालय पहुंची और जांच के लिए सैंपल लिए हैं। हमने कार्यालय के कर्मचारियों से उनके संपर्क में आने वाले और लोगों की पहचान करने के लिए कहा ताकि उनकी जांच और सैंपलिंग की जा सके। यूपी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रियंका के संपर्क में कोई नहीं आया क्योंकि वो जल्द चली गई थी और प्रियंका के संपर्क में आने वाला कोई नहीं था। वो शाम को ही नई दिल्ली के लिए निकली थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ है। उनको फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं, राहुल गांधी ने केंद्र पर फिर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 1 मई से तीसरी बार है जब किसी गैर मुस्लिम सरकारी कर्मचारी को आतंकियों ने निशाना बनाया है। अब कुलगाम जिले में गुरुवार को एक आतंकी ने बैंक में घुसकर राजस्थान से नाता रखने वाले बैंक कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। कश्मीर में बढ़ रही टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बैंक मैनेजर, टीचर और कई मासूम लोग रोज मारे जा रहे हैं।
कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। जिनको इनकी सुरक्षा करनी चाहिए उनको फिल्म के प्रमोशन से फुर्सत नहीं है। भाजपा ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है। कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीरी पंडितों के 3 बड़े फैसले, कल से करेंगे सामूहिक पलायन, प्रदर्शन स्थगित और कई लोगों ने छोड़ी घाटी। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले कश्मीर में हुई अध्यापिका रजनीवाला की हत्या का गम कुछ कम नहीं हुआ था कि आतंकियों ने एक और टारगेट किलिंग को अंजाम दे दिया। बैंक प्रबंधक विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। विजय राजस्थान के रहने वाले थे और इस हमले को लेकर कश्मीरी पंडितों ने एक आपात बैठक कर 3 बड़े फैसले लिए हैं। अलग अलग ट्रांजिट कैंप से आए कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी अल्पसंख्यक फोरम के बैनर तले बैठक की और इसमें बैंक अधिकारी विजय कुमार सहित सभी टारगेट किलिंग हमलों की निंदा की गई और उन्हें कायराना कृत्य करार दिया गया। फोरम का कहना है कि बैठक में 3 मुख्य फैसले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि घाटी में जारी सभी जगहों पर विरोध प्रदर्शन को तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। फोरम का कहना है कि घाटी में सभी अल्पसंख्यकों के सामने सरकार ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। ऐसे में वो शुक्रवार सुबह घाटी से बाहर पलायन करेंगे। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।